association with Kutumb app. इसलिए मैंने कहा कांग्रेट सानिया, नाउ दैट यू हैव रिटायर्ड, आई गेस यू हैव आल्सो सेटल्ड डाउन। ठीक है, ये सब होता है बॉस। चलिए, ये जरूरी चीज है। बाकी ये आप हमें बताइए, स्पोर्ट्स में नंबर 1 कौन है? स्पोर्ट्स में नंबर 1 महिला खिलाड़ियों में पीवी सिंधु और पुरुष खिलाड़ियों में विराट कोहली। अब ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है कि विराट, ये सर्वे लिया गया है मुझे लगता है विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के पहले जी। ये सैंपलिंग जो हुई थी ये दिसंबर और जनवरी में हुई थी। बिल्कुल, तो कप्तानी छोड़ी है। अब 6 महीने बाद देखना पड़ेगा कि जब कोई नया कप्तान आता है, क्योंकि देश में 2 सवाल होते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बनेगा क्रिकेट कैप्टन। इन दोनों सवाल पर विवाद खड़ा होता है। तो जो भी बनेगा मुझे लगता है ही विल बी सडनली एट द टॉप ऑफ द, ये रिकॉल वैल्यू बहुत होता है आजकल के पोल्स में। जी चलिए, आप दोनों मेहमानों ने इतना समय दिया, राजदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। नेता नगरी के इस दूसरे सत्र में बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। घमासान मचा हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं 2 मेहमान, मशहूर फोटोग्राफरों को भी फोटोग्राफी की युक्ति सिखाने वाले ऐसे राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके इस हुनर के बारे में हमें बताया ऐसे हिमांशु जी ने, जो अखबारों को नाना प्रकार से कैमरे के सामने लगा के रोशनियों के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की कला में निष्णात हैं। ऐसा हमें पता चला पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच की फ्रेम सेटिंग में। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। गुरु, बीजेपी कवर करते हो, मुद्दे पे आते हैं। टिकट को लेके गदर कटी है। पहले माहौल बना रहे थे कि 125 टिकट काटेंगे, 150 काटेंगे सिटिंग एमएलए के। अब लोगों ने कहा कि ये स्वामी प्रसाद वाली जो भगदड़ हुई तो उसके चक्कर में थोड़ा सा ढीले पड़ गए, और जो सर्वे में थोड़े बहुत नीचे भी हैं उन विधायकों को भी टिकट दे दिया है। सत्य है? बिल्कुल सत्य है सौरभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और उनके साथ जो विधायक छोड़ के गए हैं, उससे बीजेपी को ये लगा कि कहीं एकदम से भगदड़ ना मच जाए, और इसी कारण जिन विधायकों की सर्वे में रिपोर्ट थोड़ी बहुत खराब थी उनको भी टिकट दिया गया। लेकिन एक चीज जरूर है कि 107 विधायकों के जब टिकट अनाउंस किए गए थे तो उसमें से 83 सिटिंग विधायक थे, उनमें से 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। योगी आदित्यनाथ जिस सीट से लड़ रहे हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल उस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं, उनकी भी सीट काटी गई। उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, लेकिन वहां से क्योंकि मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना था इसीलिए उनकी टिकट काटी गई है। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने उस पूरे, अगर उसमें देखें तो 19% लोगों की टिकट्स काट दी। ये सत्य है 107 नामों में। लेकिन बीजेपी ये जरूर चाहेगी इंश्योर करना कि अब आगे तीसरे, चौथे और 5वें और 6ठे चरण के लिए जब नामों की घोषणा की जाए तो उसमें जीतने वाले उम्मीदवारों को ही जो है टिकट दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो प्रतिशत बहुत बड़ा होना चाहिए था वो घट के बहुत कम रह गया है। उसमें बहुत से बीजेपी के विधायकों को और मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी का। अब दोनों लोग फील्ड पे अलग अलग वक्त में रहे हैं या अभी भी हैं, भविष्य में रहेंगे। आपको लगता है कि जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है उसको निगेट नहीं कर पाएगी बीजेपी इस स्ट्रेटजी से? जो विधायकों को लेकर नाराजगी है, पार्टी के काडर के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो मुझे अपनी यूपी यात्रा के दौरान दिखा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग जो अपने विधायक से नाराज था और ये उम्मीद कर रहा था कि किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, और वो अब इस चीज से, हमें अलग अलग लोगों ने फोन किया, निराश दिख रहा है। आपको लगता है कि एक क्लोज कंटेस्ट में ये भी एक फैक्टर रहेगा? राहुल जी। हाँ सौरभ, देखिए ये बीजेपी के सामने एक मुश्किलात सामने आ गई है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों से एक जिसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द डेमोग्राफिक बेस किया, और उसने अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी शुरू करी। जो 60-40 का फॉर्मूला था कि किस तरह से नॉन जाटव, नॉन यादव जो नेता थे उनको आगे लाया गया, जिससे उसका फोकस बैकवर्ड, जिसे मार्जिनलाइज जो जिसे वर्ग कहते हैं, उनके लिए अपना फोकस वो बना के चल सके। और उसमें अक्टूबर के महीने से सौरभ 3 सर्वे हुए मोटे मोटे, जिसमें कि बीजेपी ने एक पूरा खाका खींचा था कि एक्स नंबर 150 के करीब इसमें टिकट काटे जाएंगे। लेकिन अब उसमें परेशानी ये आई है कि एक बड़े वर्ग जिसको कि सिग्नल देना था, अगर आप ये
जो रेजिग्नेशन हुए हैं 15, इसकी टोन एंड टेनर देखें, उसमें क्या कहा जा रहा है कि ये बीजेपी जो है वो पिछड़े और अति पिछड़ों को का सम्मान करना या उनको अपने साथ रखने की कला नहीं जानती है। अगर आप इन 3 मंत्रियों के इस्तीफे देखें तो इन तीनों में यह बात बड़ी क्लियर है कि वो अपने पिछड़े होकर के, अपने पिछड़े और होने के बाद अपने सम्मान की, पूरे वर्ग के सम्मान की, या उसके साथ किस तरह बीजेपी उनके साथ व्यवहार करती है, इस बात का जिक्र है। इसको लेकर के एक जो ये परेशानी बीजेपी की आ गई है कि अगर वो विनेबिलिटी फैक्टर लेते हुए अपने सर्वे को बेस बना करके अगर कोशिश करती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी रिमूव करे, जो नॉन परफॉर्मर्स रहे हैं उनको छांट दे, बीजेपी के लिए वो मुश्किल आ जाती है, क्योंकि अब जो भी टिकट कटेगा वो कहेगा कि साहब मेरा इस वर्ग के कारण होने के कारण मेरा टिकट काटा गया है। तो जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी बीजेपी की, वो बीजेपी की मैसेजिंग खराब हो जाएगी और इसको लेकर के कई लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन बीजेपी की जो अरिथमेटिक है, जो उसने पिछले बार के चुनाव के बाद अगर समीकरण कुछ ग्राउंड पर बदले हैं किसी जगह पे किसी नेता को लेकर के, उसको जो एडजस्टमेंट और फिटमेंट की कोशिश बीजेपी करती, उस कोशिश को भी ठेस लगेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि जो बीजेपी का डेमोग्राफिक बेस वो बना करके 3 चुनावों से लाई थी, 2014, 17 और 19, उस बेस को थ्रेट देखते हुए बीजेपी की जो इमीडिएट पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी टिकट काट के अपने करेक्शंस करने की, उसमें मुश्किल आ रही है। अच्छा, एक चीज पे मैं अभी आएंगे बीजेपी पे, समाजवादी पार्टी के अंदर भी, काडर के अंदर 2 किस्म की बेचैनियां मुझे नजर आई बातचीत करने में। एक, जो सीटें आरएलडी के पास चली गई, तैयारी चल रही थी, और इसका उलट भी आरएलडी के काडर में सिवाल खास की सीट की बहुत बात हो रही है, सरधना की सीट, ऐसी कई सीटें हैं वेस्टर्न यूपी की जहां पे वो काडर का टसल। और आप गौर करेंगे 2019 के बाद से सपा बसपा लगातार इसी तरह के इल्जाम लगा रही थी, साहब हमारा वोट तो गया, उनका नहीं गया, उनका तो गया, हमारा नहीं गया। एक, और दूसरा ये जो टर्नकोट आ रहे हैं, इसके चक्कर में जो उन सीटों पे पहले से तैयारी कर रहे थे उन लोगों की जो दुविधा है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। बदायूं की बिलसी सीट से केशव देव मौर्य महानदल के उनके लड़के का टिकट मिलना लगभग तय है, ऐसा उन्होंने कहा। बदायूं से संघमित्रा मौर्य सांसद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी। तो अब ये 2 मौर्य लीडर हैं जो सुप्रीमेसी और क्लेम को लेकर एक दूसरे के सामने हैं। अब मैं आपको ले चलूं पूर्वांचल में, तो मधुबन की सीट है, वहां से फागू चौहान जो गवर्नर हैं, उनका बेटा भी दावेदारी कर रहा है। दारा सिंह चौहान सपा में आ गए हैं, और जो संजय चौहान है इनके एलाई जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, उनका भी दावा उस सीट पर था, और सब एक दूसरे का विरोध बता रहे हैं। ये मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं जो एक ईबीसी पॉलिटिक्स की बार बार बात हो रही है। इस पे आप क्या सोचते हैं राहुल जी? आपसे बात करेंगे, फिर हसन साहब के पास चलेंगे। ये सपा आरएलडी कॉम्बिनेशन और जो ईबीसी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के आपसी कॉन्ट्रडिक्शन है। सौरभ, एक तो समाजवादी पार्टी एक परसेप्शन बैटल जो है, उसमें एक परसेप्शन अपने कार्डर्स में जगाने की में सक्षम रही कि इस बार सत्ता आ रही है। समाजवादी पार्टी का जो कार्डर है वो एग्रेसिव है और उसमें सत्ता की ललक बड़ी स्ट्रांग है। और अगर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ परेशानी भी ये रही है कि हर बार जब सपा सत्ता में आती है तो उसका एग्रेसिव कार्डर जो है, उसके कृत्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन जाते हैं। ऐसी एग्रेसिव कार्डर में जब सत्ता की सूंघ आ जाती है, उस समय पे एस्पिरेशन बहुत हाई होते हैं, क्योंकि एक वर्ग जो है, एक नेता जो है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप को तैयार कर रहा होता है और नेता भी उसको शय दे रहा होता है कि इस एरिया में जाओ, तुम काम करो। लेकिन कोalition की जो कंपल्शन है, वो अब इसके सामने एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करने लगे हैं। मैंने अभी हाल में जब मैं 2 बार अखिलेश के साथ रोड शोज पे उनके गया, तो उस दौरान ही वो वहां पे मैं देख रहा था कि एक रेगुलर ट्वीकिंग हो रही थी कि छिबरा मऊ पहुंचे हैं तो वहां के आदमी ने ज्यादा भीड़ जुटा ली है, तो इसको बस के अंदर जरूर ले आओ, इसको बस के अंदर नहीं लाओ। तो जो बस के अंदर नहीं लाया गया वो नाराज हो गया। ये जो क्राइसिस आ रही है, इसी तरह से अगर आप आरएलडी के साथ देखें
तो आरएलडी के साथ अगर आप देखिए तो मुस्लिम्स वोट का भी क्राइसिस आ रहा है कि जिन सीटों पे जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वेस्टर्न यूपी के, जहां जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना करके आरएलडी सपा जीतने की कोशिश कर रही थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वहां पे एलिमेंट है सौरभ, कि किसी भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसीज जो ऐसी हैं वेस्टर्न यूपी की, उनमें जाट वोट जो है वो मुस्लिम वोट से आधा या आधे से कम है, किसी में भी आधे से ज्यादा नहीं है। जो समीकरण बना सालों से चरण सिंह जी के टाइम से, उसमें जाट लीडर्स ने मुस्लिम्स को अपने साथ लिया और बड़े वोट को अपने साथ लेकर के वो अपनी एक जिसे कहते हैं चौधराहट एस्टैब्लिश करने में सक्षम रहे। लेकिन अब की बार जब टिकट देने की बात आई है तो उसमें वहां से उस एरियाज में मुस्लिम्स को टिकट नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं दिया गया सौरभ? उसमें भी एक क्राइसिस है। परेशानी ये आ रही है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए, जो कि मैं अभी देख के आया, कि आप कहिए कि नेताओं के दिल मिल गए, कहीं ना कहीं जाट भी इस बात वापस चाहता है कि उसकी चौधराहट वापस एस्टैब्लिश हो। मुस्लिम्स के पास बीजेपी को हराना एक बड़ा टेम्पलेट है और उसके लिए वो जाट्स के साथ जाने को तैयार है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बात होती है कि क्या जाट वोट आरएलडी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ट्रांसफर होगा, किस मात्रा में होगा, वो एक इशू बन रहा है। तो इसी को लेकर के मेरठ की सीटों पे आप देखिए कि झगड़ा हो रहा है। तो ये परेशानी जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट, और जिस तरह से नेताओं के दिल मिल जाते हैं मगर वोटर्स नीचे की जो हकीकत ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो उतनी इजीली ट्रांसफॉर्मेबल यानी चेंज नहीं हुआ करती हैं, इसको लेकर के भी पार्टी आ रही है। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी जो है, अखिलेश यादव, वो अपना बैकवर्ड लीडर या बैकवर्ड्स की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी होने का स्टेटस रिक्लेम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार चुनाव कमंडल के एलिमेंट्स पे कम, मंडल के एलिमेंट्स पे ज्यादा लड़ा जाएगा और एक मौका है अपने कास्ट के ताने बाने ठीक करके समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने का। और उसके लिए उन्होंने देख लिया कि बसपा से साथ कोalition या कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ कोalition काम नहीं करता, ये छोटे छोटे ग्राउंडेड अलायंसेस जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। और इसलिए आप देखिए राजभर जी, महान दल और तमाम लोगों को लाया गया और स्वामी मौर्य जी आए, लेकिन वो अपने साथ एक इनहेरेंट प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। इसमें लेगेसी इशू है। स्वामी मौर्य जी के साथ परेशानी ये थी कि उनको बता दिया गया था कि साहब एक परिवार से एक ही आदमी का टिकट मिलना है, बाकियों का सेटिंग नहीं हो पाएगी। वो अपने स्वामी मौर्य जी इस समय पे ऐसी प्रसाद अपने पॉलिटिकल करियर में ऐसी जगह हैं जहां वो अपने बेटे को फिट करना चाहते हैं और बीजेपी उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इस कारण से मौर्य साहब की नाराजगी है। तो अब वो उसी परेशानी को लेकर के समाजवादी पार्टी पहुंच गए हैं। तो किस तरह से समाजवादी पार्टी उनको अपने एग्जिस्टिंग बेस पे, जहां उनके नेता भी हैं, कार्डर भी हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, किस तरह से उनको फिट करेगी, ये परेशानियां जोड़ टाक पे आ रही हैं। और मैं कहूं, इसीलिए मैं कहूंगा ये इलेक्शन पिछले 3 इलेक्शन से यूपी से बहुत अलग होने वाला है। यहां पे माइक्रो मैनेजमेंट जो होगा इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। हसन साहब, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी के जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि मसूद हसन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम अखबारों की ब्यूरो चीफ रहे, लखनऊ में बेस्ड हैं और नेता नगरी में पिछले कुछ समय से आ रहे हैं। आपने राहुल श्रीवास्तव जी को सुना। हम जब वेस्टर्न यूपी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जो दुविधाएं देख रहे हैं रालोद और सपा की, कि मुजफ्फरनगर में टिकट कैसे दिए जाएं, सहारनपुर में इमरान मसूद गए, नाराज हो गए, फिर आ गए, किस तरह के चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं वेस्टर्न यूपी में? इस गठबंधन के पाले में किस तरह के चैलेंजेस हैं, जबकि वो चैलेंजर के तौर पर सामने आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने दिलचस्प बना दिया है। चुनाव कतई एक तरफा नहीं है, क्लोज फाइट दिख रही है। देखिए, शुरुआती दौर में जब उन्होंने अलायंस किया तब तो लगा कि बहुत अच्छी तरीके से ये अलायंस हो गया है और सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा और जो कास्ट का अलायंस है वो भी उनके लिए सक्सेसफुल होगा। लेकिन जैसा कि राहुल अभी बता रहे थे, वही जमीनी हकीकत सामने निकल करके आ रही है कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो चीजें अब खुल करके सामने आना शुरू हो गई हैं। वहां पर टिकट किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, राहुल ने काफी डिटेल से इस चीज पर तबसरा किया है। पर हकीकत भी यही है कि वहां पर एक तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है
वो रिप्रेजेंटेशन जो जैसी की खबरें यहाँ लखनऊ में सुनने में आती हैं कि वो इसलिए अलायंस की तरफ से और खास करके अखिलेश यादव की तरफ से टिकट इसलिए कम दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि पोलराइजेशन न होने पाए, पोलराइजेशन को रोकने के लिए। जैसा कि मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरनगर से पिछले इलेक्शंस में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट दिया करती थी, लेकिन वहां से अब की टिकट एक भी नहीं दिया गया। उसके बरक्स बहुजन समाज पार्टी ने, बीएसपी ने, जो अब वहां पर दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है, 4 लोगों को मुजफ्फरनगर से टिकट दे दिया। ऐसी चीजें दूसरी सीट पर, मेरठ की सीट पर भी यह हुआ है। तो एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जबरदस्त तरीके का तफरका पैदा हुआ है, प्रॉब्लम्स आई हैं। और जैसा कि अभी डिस्कशन में सामने आया है, एक फैक्टर वहां पर और भी देखने को मिल रहा है, और वो डिस्कशन ये भी हो रहा है कि क्या इस अलायंस में जाट वोट जो है वो चाहता तो है कि चौधरी अजीत सिंह का बेटा जैन जो है वो अपनी पुरानी ग्लोरी पे वापस आ जाए, इलेक्शन जीत जाए, सीटें उसको मिल जाएं, लेकिन जाट उतना अखिलेश की तरफ झुका हुआ नहीं है। मतलब ही इज क्लोजर टू जैन चौधरी बिकॉज ही इज कास्ट अलायंस, but he is not, they are not, these Jat leaders are not closer to अखिलेश यादव। और जिस तरह से पता चलता है, जिस तरह से वह बातें हो रही हैं कि ये खतरात नजर आ रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा चीजें सामने उभर करके आ रही हैं कि ऐसा ना हो कि उन सीटों पर जहां पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट खड़े करें अलायंस के तहत, उस पर जाट वोट उनको न देने पाए या बढ़ जाए। बीजेपी ने ऑलरेडी जो फर्स्ट और सेकंड जो फर्स्ट लिस्ट 105 लोगों की जो जारी 107 की थी, उसमें योगी जी और उनको 2 को हटा करके हम अगर वेस्ट यूपी की बात करें तो 105 लोगों को जो कैंडिडेट उन्होंने बनाया उसमें से 18 जाट खड़े कर दिए। तो भाई अगर उनको खड़े किया गया है तो उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पकड़ होगी अपनी कम्युनिटी के ऊपर। खाली जाट जो है पूरी तरह से अलायंस में तो नहीं चले जाएंगे। तो एक तो ये कि जाट के डिवीजन का खतरा पैदा हो रहा है बीजेपी के 18 जाटों की वजह से जो फर्स्ट राउंड में टिकट बटे हैं, और दूसरा ये कि जाट और मुस्लिम जो मुस्लिम बोनहमी और जाट और मुस्लिम अलायंस और सारी बातें की जा रही थी, उसमें वहां के मुसलमानों में इस तरह की बातें की जा रही हैं कि हम तो दे देंगे अलायंस को टिकट, हम तो दे देंगे अलायंस को वोट, क्या हमारे अखिलेश के कैंडिडेट्स को जाट भाई टिकट दे पाएंगे कि नहीं दे, सॉरी जाट भाई वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसको लेकर के वहां अंदर खाने में डिस्कशन भी है, डिबेट भी है, और मुस्लिम कम्युनिटी में एक सस्पेशन भी पैदा हो गया है, खास करके मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के इलाकों में जहां पर ये जाट कम्युनिटी काफी डोमिनेंट पोजीशन में है और जहां पर जाट मुस्लिम अलायंस काम करता है, वहां पर इस तरीके के अंदर खाने में डिबेट हो रही है। तो इस चीज को इनको देखना पड़ेगा कि ये चीज खत्म हो। जाटों में अगर ये फीलिंग है कि खाली हम आरएलडी को जिता करके और इनको मजबूत करके भेज देंगे और अखिलेश को कमजोर कर देंगे, तो अलायंस फिर कहीं का नहीं रहा, फिर तो अलायंस खत्म हो गया। तो ये चीजें हैं जो बड़ी दुविधा वाली हैं और जिससे अलायंस को दिक्कतें आ रही हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनको देखना पड़ेगा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो नाराजगी पैदा हुई है, अभी आप उसमें सिवाल खास में टिकट जिसको दिया है, एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया, उसको लेकर के जाट महासभा जो है वहां वो धरना प्रदर्शन अभी 2 दिन पहले कर रही थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। तो इस तरह के जो पिनप्रिक सामने आ रहे हैं, इनको अखिलेश को और इनको बैठ करके दूर करना पड़ेगा। और एक और भी चीज है जो वेस्टर्न यूपी में जाटों में खास करके जो लोग अखिलेश के करीब, जो लोग जयंत के करीब हैं, उनके अंदर है कि जयंत इज ए जूनियर पार्टनर। ठीक है, जूनियर पार्टनर है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जूनियर भी ना समझा जाए। जो वहां के लोगों का कहना है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए और अखिलेश अपने बराबर का समझे उसको वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स में, तभी बातें बन पाएंगी। वरना उनको ये अच्छा खासा जो इन्होंने अलायंस एरेक्ट किया था, अलायंस खड़ा किया था, इसको अभी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इंटरनल अपनी एक्टिविटीज की वजह से। जो फाइट बीजेपी से होगी या मायावती से होगी वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अभी उनको अपना जो अंदरूनी खाना है, जो इन हाउस मैनेजमेंट जो है, माइक्रो मैनेजमेंट जो इन हाउस है, उसको अभी अखिलेश और जयंत को बैठ करके ठीक करना पड़ेगा। कम्युनिटीज को समझाना पड़ेगा जिसके सहारे पर वो वोट लेने बाहर निकले हैं, तभी उन्हें कुछ फायदा होगा, वरना फिर बात जैसी पुरानी थी वही बनी रह जाएगी। एक बात ये बताइए, एंड देन हिमांशु आई विल कम टू यू आफ्टर दैट,
कि पहले ये अनाउंसमेंट हुआ कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर हुआ कि योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे, उस पर खूब बात हुई और फिर अखिलेश ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली। राहुल जी, आपकी तो चूंकि आप उस पोजीशन में हैं एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, क्या सपा में अंदर खाने चला जो मैनपुरी के करहल से उनका कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ? फिर सौरभ, ये बात बिल्कुल तय है कि शुरुआती दौर में अखिलेश यादव को लगता था कि कैंपेन का जो फोकस है वो कैंपेन पे फोकस करेंगे और चुनाव बहरहाल नहीं लड़ेंगे। लेकिन सौरभ, एक बड़ी चीज जो हुई कि एक कैंपेन पे जिस तरह की रोक लगी, उससे अखिलेश यादव को जो लगता था कि मैं कैंपेन पे ज्यादा फोकस करूंगा, मेरा रोड शो के जरिए जो मेरा डायरेक्ट इंक्लूसिव इंटरेक्शन होता है नेता अपने वोटर्स के साथ में, उसको मैं ज्यादा कर पाऊंगा, क्योंकि इस बात के कि मैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंस के रह जाऊं। और इस कारण से अखिलेश यादव के जो एडवाइजर्स थे उनको लगता था कि अखिलेश को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जब चुनाव कैंपेन पे जिस तरह की रोक लग गई है, तो एक बड़ा सिग्नल देना था कि योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेचर को लेकर के बीजेपी ने यानी जिस तरह से उसने सिग्नल दिया कि नंबर 1 जब 107 सीटों का जिक्र आया तो सबसे नंबर 1 पे योगी आदित्यनाथ का नाम मेंशन करके बीजेपी जो देखिए, बीजेपी हर चीज में मैसेजिंग से चूकती नहीं है, और उसने जिस तरह का सिग्नल दिया कि सबसे पहला अनाउंसमेंट जो सीट का किया वो योगी आदित्यनाथ का करके उसने कहा कि साहब देखिए, मेरा मुख्यमंत्री जो होने जा रहा है वो चुनाव लड़ करके जाएगा। ये एक लाइन है, आप इसको लोग कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन इसकी भी एक मैसेजिंग होती है इसके जरिए, और वो बीजेपी ने की। और इस कॉन्टेस्ट के अंदर, पूरे कॉन्टेस्ट को अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कोशिश रही है कि ये पूरी लड़ाई जो है वो सपा बनाम बीजेपी हो जाए और उसमें बीएसपी को हटा दिया जाए। अगर आप देखें तो मायावती चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं अभी तक, तो उसमें यह हो जाता है कि कॉन्टेस्ट अगर एक जिसे कहते हैं ना समिट बैटल क्रिएट करनी है, उसके अंदर जो सिग्नलिंग थी वो सिग्नलिंग की गई। लेकिन अखिलेश की प्रॉब्लम यह है कि अखिलेश के पास ग्राउंड पे बीजेपी की तरह से जो आर्मी ऑफ कैंपेनर्स है वो उतनी ज्यादा नहीं है। हालांकि मैं कहता हूं कि बीजेपी के पास भी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के बाद कोई बहुत बड़ा कैंपेनर नहीं है, क्योंकि अमित शाह जो है उनकी विजिबल वो वहां कैंपेन करते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मगर क्या बहुत बड़े वोट गेटर है, मैं वो नहीं मानता। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो तमाम नेता की मैं कहूंगा कि मैंने देखा है कि मनोज तिवारी जैसे नेता की रैलियों में ज्यादा भीड़ होती है बनिस्बत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के। और इसको देख करके अखिलेश यादव को ये लगा कि अगर कॉन्टेस्ट में मैं उतरूं और ये मैसेजिंग करूं, लेकिन मैं तब भी उतना ज्यादा ना फंस जाऊं, तो जो ये करहल की सीट है ये सेफ सीट है। और इस सेफ सीट को जो जब आकलन हुआ, ये करीब मेरे को जो बताया गया है कि 3 सीटें जो हैं ये पहले से ही विचाराधीन थी कि कौन सी टॉप 3 सेफ सीट्स हैं अखिलेश के लिए, उसमें करहल को इवेंचुअली पिक किया गया है। और अखिलेश अब ये कोशिश करेंगे कि इसके जरिए ये सिग्नलिंग कर पाए कि देखिए मैं कॉन्टेस्ट में हूं, मैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं योगी आदित्यनाथ का चैलेंजर। हसन साहब, परसेप्शन के लेवल पे आपको क्या लग रहा है, किस तरह का मैसेज जा रहा है? क्योंकि आप लंबे समय तक देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, एक और सिंबॉलिक लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हम भी आजाद समाज पार्टी की तरफ से गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ रहे हैं। मायावती जी तो लंबे समय से चुनाव लड़ी नहीं रही हैं, 2002 में मेरे ख्याल से वो आखिरी दफा लड़ी थी। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई तो जिस तरह से वहां अब शुरू हो गई है, उसमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश दोनों अपनी अपनी सेफ सीटों पर सेफ एरियाज में पहुंच गए हैं। करहल और गोरखपुर जो काफी अरसे से गोरखपुर जो है वो बीजेपी का बेस रहा है, और करहल जो है 93 से आज तक जो है समाजवादी पार्टी के कब्जे में रहा है। एक चीज और भी है जो इसमें यहाँ पर पार्टी सर्किल में डिस्कस की गई थी, वो ये थी कि अखिलेश, जहां तक जो चीजें राहुल ने बताई, उसके अलावा एक और बात सामने आ रही थी कि शिवपाल यादव वापस आ गए हैं पार्टी में अपनी, और वो समाजवादी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। और वो जसवंत नगर की सीट है या गुन्नौर की सीट, जहां से भी लड़े, बहरहाल वो दोनों मजबूत सीटें हैं, उनका करीब करीब जीतना भी
श्योर माना जा रहा है कि जसवंत नगर से लड़ेंगे तो सीट जीत जाएंगे, और अगर गुन्नौर जाएंगे तो गुन्नौर भी यादव डोमिनेटेड है। तो अब हाउस में वो हाउस कैसा बनेगा, वो हाउस एसपी लेड गवर्नमेंट होगी या बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी, एनीवे किसी भी तरीके की हो, तो उसमें शिवपाल यादव की पोजीशन डोमिनेंट होगी। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इसलिए अखिलेश की प्रेजेंस भी हाउस में होना जरूरी होगी। और फैमिली के अंदर भी जो फैमिली के अंदर चल रहा है, ये अखिलेश का इलेक्शन लड़ना फैमिली के अंदर जो बातें चल रही हैं उसका भी रिफ्लेक्शन है, अपार्ट फ्रॉम कि जो मैसेज अखिलेश ने अपने कार्डर को दिया है या स्टेट को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ करके और चीफ मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि इससे पहले जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो विधान परिषद से गए थे, लेकिन आपकी उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, आपकी हम जनता के वोट से जीतेंगे और उसके बाद अगर मेजॉरिटी होती है तो हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये सिचुएशन है, परसेप्शन की लड़ाई है। गोरखपुर से आप लड़िए, करहल से हम लड़े, दोनों अपनी अपनी सेफ सीट से लड़े और लड़ करके हाउस में आवे, फिर जिसकी जितने मेंबर्स होंगे उस हिसाब से बात देखी जाएगी। ये सिनेरियो बना है अखिलेश के उसमें, लेकिन वो जो फैमिली वाली बात है वो जरा से काफी डिस्कशन में पार्टी लेवल में सामने आई है। जी सौरभ, मैं हसन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये फैक्टर है कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी जीतती है और मान लीजिए सरकार नहीं बना पाती है और शिवपाल यादव चुनाव लड़ करके विधानसभा में जाते हैं, तो जो विधायकों पे कंट्रोल होगा वो शिवपाल यादव का होगा। और कहीं ना कहीं इस बात पे अभी भी कहीं ना कहीं परिवार के अंदर इस बात को शंका है कि हु कंट्रोल्स द पार्टी, हु विल कंट्रोल द एमएलएज, कौन विधायकों को कौन कंट्रोल करेगा। तो इस लेवल पे भी कहीं ना कहीं संशय है, जिसके कारण से अखिलेश यादव चुनाव लड़के हाउस में होना चाहेंगे कि उनके विधायक जो जीत के आते हैं उनको कौन संचालित करता है। हिमांशु जी, बीजेपी में अंदर खाने क्या चर्चाएं हो रही हैं सपा की रणनीति को लेकर? बसपा कांग्रेस भी है, लेकिन अभी मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। खासतौर पे अखिलेश ने अनाउंसमेंट किया, एकदम हेड ऑन, रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सौरभ जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अखिलेश जो है उनके ऊपर हावी नजर आए किसी भी तरीके से। जिस तरीके से पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर जो परसेप्शन बना, उस परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी एकदम से पिछड़ गई थी। और आपने देखा होगा उन्होंने 2 विधायक जो हैं, हरिओम यादव और नरेश कौशिक, उनको ज्वाइन कराया, लेकिन वो उस तरीके का मैसेज नहीं दे पाई परसेप्शन की लड़ाई में जो दे सकती थी। क्योंकि हरिओम यादव जो है वो पहले ही पार्टी से सस्पेंडेड थे, नरेश कौशिक बहुत बड़े कोई नेता नहीं है। और अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरीके का माहौल बनाया कि देखिए हमने परिवार में सेंध लगा दी है। भले ही ये बात बीजेपी भी जानती है कि अपर्णा यादव के आने से 1 वोट का फायदा जो है वो बीजेपी को नहीं होगा, 1 सीट का नुकसान हो सकता है अगर उनको चुनाव लड़वाया तो। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई थी, उसमें उन्होंने वो किया। और बिल्कुल आप देखिए कि एक चीज को लेकर अखिलेश यादव ने जैसे ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, बीजेपी को ये बात कहीं ना कहीं अंदर खाने लग गई थी कि ये एक बड़ा मैसेज जा सकता है। इसीलिए चुनाव घोषित होने से 1 दिन पहले बीजेपी ने कैबिनेट में फैसला लिया और बिजली की दरों को आधा कर दिया। मेरी किसी व्यक्ति से बात हो रही थी जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उन्होंने कहा ये प्रस्ताव सरकार के पास 6 महीने से पड़ा था, सरकार इस पर विचार नहीं कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही बिजली को लेकर घेरने की कोशिश की और एक 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया, बीजेपी को लगा ये एक गेम चेंजर प्लान हो सकता है। इसमें मतलब बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है आने वाले चुनाव को। और इसीलिए चुनाव की घोषणा से 1 दिन पहले बीजेपी ने बिजली की दरों को कम कर दिया। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि तेजस्वी यादव की तरह वो फंस जाए। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो है रोज एक तरीके से मुद्दा तय करते थे और बीजेपी उसके ऊपर जो है रिएक्ट करती थी। और इसी कारण आप देखिए कि तेजस्वी यादव
अखबारों की सुर्खियों में हमेशा रहे। और बीजेपी ने इस बार यही स्ट्रेटेजी बनाई है कि हर चीज वो समाजवादी पार्टी से पहले करते नजर आए। अगर कोई परसेप्शन की लड़ाई है तो उसमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश किया जाए, जिसका फायदा बीजेपी को ना हो, लेकिन मैसेज ये जाए कि बीजेपी बहुत आगे जा रही है। और ये इसीलिए आप देखिए कि जब बीजेपी को ये लगा कि जाट नाराज है और किसानों के आंदोलन के बावजूद राकेश टिकैत ने ये घोषणा की कि हम कहेंगे कि बीजेपी जो है, बीजेपी के खिलाफ वोट किया जाए किसानों का, तो संजीव बालियान जाके नरेश टिकैत से मुलाकात करते हैं और उनका बयान दिलवाते हैं। ये एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि जो काम करना है वो बंद कमरे में किया जाए, लेकिन उसके फायदे हों। और यही कारण है बीजेपी धीरे धीरे, अब आप देखिए कैंपेन में है, अमित शाह शुरुआत कहां से कर रहे हैं? कैराना से, मेरठ तक जाएंगे वो, और डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, शामली में भी रहने वाले हैं। और 2017 के चुनाव से पहले जाटों को मनाने का काम भी अमित शाह ने किया था, लेकिन उस बीच जो एक माध्यम का काम किया था वो हुकुमदेव सिंह ने किया था, जो कैराना से सांसद थे और बहुत लंबे समय तक विधायक और विधान परिषद के सदस्य रहे थे, कई पार्टियों में रहे थे, लेकिन अमित शाह उनको बहुत मानते थे। उन्हीं के कारण जाटों को मनाने में बीजेपी कामयाब भी रही थी। संजीव बालियान वगैरह के रोल थे, लेकिन बड़ा रोल जो है वो हुकुम सिंह का था। ये बात अमित शाह कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं। अब हम जाट की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन एक बड़ा छोटा वोट बैंक ही सही, लेकिन बीजेपी का बड़ा कट्टर वोट बैंक है, वो है गुर्जर समाज। और गुर्जरों ने अपनी नाराजगी जो है योगी आदित्यनाथ के सामने जाहिर की है, पार्टी के कई नेताओं के सामने जाहिर कर दी है। उनको मनाने के लिए भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि कहीं ये कम्युनिटी हमसे दूर ना हो जाए, और इसके लिए तमाम नेता जो है उनको ड्यूटीज दी गई हैं कि गुर्जर नेताओं के साथ बातचीत की जाए। जाट नेताओं के साथ खुद अमित शाह भी बात करेंगे, और संजीव बालियान को एक अच्छी खासी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है कि जाटों को मनाया जाए, किसानों को मनाया जाए, जिससे पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वो संख्या मिल सके जो संख्या उन्होंने 2017 के चुनाव में पाई थी। सीट एक दो इधर उधर हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती हैं कि ये वाली जीती थी, इस बार हार गए, लेकिन इस बार ये जीत जाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन बीजेपी ने बड़ा सोच समझ के किया है, लेकिन वहां पे भी विरोध है। मुझे जिस तरीके से कई जगह का पता चला है कि बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन बीजेपी मैंने वो शुरुआत में ही आपसे वो बातें कही। जी। और वो अंततः बीजेपी के अंदर भी बहुत विरोध है, लेकिन बीजेपी चीजें कंट्रोल करना कर लेगी, मेरे को जो लगता है, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत स्ट्रांगली अपने कैडर को कहता है, या जो उम्मीदवार होता है। देखिए, आप अभी बैठिए, जब कुछ बात होगी तो आपको सम्मान दिया जाएगा, आपका अपमान नहीं होगा। फिलहाल आप पार्टी के लगकर काम करिए, और ये बात हर चुनाव में बीजेपी अपने नाराज नेताओं को मनाने में ये कह सकते हैं कि 70 से 80% तक जो है वो नाराज नेताओं को बोल देते हैं, बाद में समायोजित किया जाएगा, निगम खाली रहते हैं, 5-5 साल तक नेता इंतजार करते रह जाते हैं। नहीं, वो तो एक आखिरी प्रश्न है, उस पे आप तीनों लोगों की राय चाहता हूँ, और मैं बहुत घुमा फिरा के इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधे टू द पॉइंट। जाटो वोट, मैं बहुत स्पेसिफिक होके कास्ट ग्रुप का नाम ले रहा हूं, मैं दलित वोट की बात नहीं कर रहा हूं। जाटो वोट को लेके खूब चर्चाएं चल रही हैं। चंद्रशेखर रावण का सपा के साथ समझौता नहीं हुआ, वो गोरखपुर पहुंच गए। बहन मायावती लगातार अपील कर रही हैं, 15 जनवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड से लेके आती है, जाटो समाज की नेता। असीम अरुण को वीआरएस दिलवाती है और कन्नौज सदर से फील्ड कर रही है, ठीक, जाटो समाज की नेता। तो एक बीजेपी की तरफ से कोशिश दिख रही है कि हम नई लीडरशिप डेवलप करें। हमसे एक आदमी ने समाज से आने वाले दिलचस्प टिप्पणी की, बोले हम सिर्फ बसपा का इंतजार क्यों करें सत्ता में आने का अपनी चौधराहट के लिए? जैसे बाकी सब समाज के लोग हैं, हर पार्टी में उनके नेता हैं, वैसे हमारे भी हर पार्टी में नेता होने चाहिए कि जो सत्ता में आए हमारा रिप्रेजेंटेशन दिखे। तो ये मुझे एक दिलचस्प टिप्पणी दिखी। समाजवादी पार्टी भी आप देखिए, अंबेडकर
सेल बनाती है और लगातार उस चीज को पुश कर रही है, पिच कर रही है। हाउ डू यू लुक एट इट? मैं राहुल जी आपसे शुरुआत करूंगा, फिर हसन साहब और हिमांशु अगर कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ेंगे, देन विल क्लोज दिस सेशन। सौरभ, बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है। देखिए, बीएसपी की जो नेता है मायावती, उनका जो कैंपेन से एक तरह से उनका गायब हो जाना एक एक एलिमेंट है जो कि बीजेपी के लिए, बीजेपी और अखिलेश दोनों के लिए एक्चुअली इस समय इंटरेस्ट का विषय है, और वो उस पर नजर गड़ाए हुए हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को वर्कआउट कर रहे हैं। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज की जिसमें उसने जाटव और नॉन जाटव दलित के बीच में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करके नॉन जाटव वोट को लिया, और उसको लेकर के बीजेपी को फायदा हुआ। फायदा बीजेपी को यह हुआ कि नॉन जाटव और नॉन यादव ओबीसी को लेने से कि बीजेपी के पास एक अच्छा खासा करीब 18% का वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में आया। परेशानी बीजेपी के लिए यहां पे यही आ जाती है कि जिस तरह से वेस्टर्न यूपी में अभी आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन चल रहा है सपा के लिए और आरएलडी के लिए, जाट और मुस्लिम वोट का और बाकी वोट का, कि किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाए। बीजेपी की ललक है कि हम जाटव वोट को ले लें, लेकिन जो पार्टी पिछले कुछ चुनावों में जाटव और नॉन जाटव फॉल्ट लाइन को क्रिएट करने के बाद नॉन जाटव दलित वोट को लेकर के उसको स्ट्रेंथ लगा रही है। अगर आप वेस्टर्न यूपी देखें सौरभ, तो बहुत इंटरेस्टिंग बैटल इसलिए भी होने वाली है कि अगर थोड़ा जाट वोट डिवाइड होता है तो बीजेपी ने मायावती का जो एक वोट हुआ करता था, 4 मुख्यतः इसमें जातियां थी उत्तर प्रदेश की, वेस्टर्न यूपी के, कि सैनी, पाल, प्रजापति और कश्यप। इन जातियों का जो वोट बीजेपी ले उड़ी थी, 5 साल वो दुविधा में रहे थे। 2014 से बीजेपी उस वोट को ले गई थी, और 2017 में हरा करके ये वोट बीजेपी को इस एरिया में मिला था। बीजेपी की अभी भी कोशिश है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वहां पे ये वोट जो है 4 जातियों का, ये 40% तक पहुंचता है। और अगर आप खतौली जैसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी देखें तो वहां पे विक्रम सैनी जैसा एक नेता है जिनका कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे उसमें उनके ऊपर रासुका वगैरह भी लगा था, और वो काफी हिंदुत्व के प्रखर नेता भी हैं। तो उस मामले में अगर आप देखिए तो बीजेपी की किसी भी जाटव वोट को खींचने की एक्सरसाइज जिसमें वो जाटवों को एकोमोडेट करेगी, अगर एकोमोडेट करने की आती है तो वो नॉन जाटव दलित जिनको लेके आई थी उनके एस्पिरेशंस को जिसको जगाया था उसने, उसको किस तरह से एडजस्ट करेगी। थोड़ी सी वहां पे अभी बीजेपी के लिए परेशानी है कि जाटव वोट को नॉन जाटव दलित के वोट के साथ किस तरह से बैलेंस आउट करे। मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी की एक्सरसाइज इस मामले में कहीं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। हसन साहब, देखिए इस इलेक्शन में बात सही कह रहे हैं राहुल कि इस इलेक्शन थोड़ा सा हसन साहब एक सेकंड, मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दूं। समाजवादी पार्टी का दलित वोटों पर वैसा क्लेम क्यों नहीं हो पा रहा है? इफ आई टॉक अबाउट द लेगेसी, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी अगर सोशल कॉम्बिनेशन देखें, जो यूपी की रूरल एरियाज का सोशल कॉम्बिनेशन रहा है, तो उसमें यादव वर्सेस दलित या यादव वर्सेस लार्जली जाटव, ये राइवलरी, ये एक तहसील रूरल एरियाज में हमेशा से देखी गई है। कभी यादव और जाटव रूरल एरियाज में यूपी के करीब नजर नहीं आए, और ये चीज वोटिंग पैटर्न में भी रिफ्लेक्ट की। उसका नतीजा ये हुआ कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने ये कोशिश भी नहीं की कि हम दलित वोट की तरफ बढ़े, या खास करके जाटो वोट जो दलित फॉर्मेशन में 12% करीब होते हैं उनकी तरफ बढ़े। सिर्फ उसकी उन्होंने कभी इस पे कोशिश इसलिए नहीं की कि दे थॉट दैट इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम, वो हमारे साथ आएंगे नहीं, क्योंकि रूरल एरियाज में कंडीशंस जो हैं उनकी पार्टी की डिफरेंट हैं, इसलिए उन्होंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, अब इधर जब पिछले 1 साल के अंदर जब ये सारा माइग्रेशन हुआ समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से जब समाजवादी पार्टी की तरफ माइग्रेशन होना शुरू हुआ, एमएलएज आए, उनके टॉप लीडर्स आए, राजभर आए, लालजी वर्मा वगैरह सब आए, तो अखिलेश को लगा कि क्यों ना इस तरफ भी कोशिश की जाए
कि कुछ दलित वोट भी हमारे साथ जुड़े। तो अखिलेश ने फिर लोहिया के साथ में अंबेडकर की बातें भी करना शुरू कर दी। और अब जब वो कभी जिक्र आता है तो जरूर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ट्रिब्यूट पे करना और इस सारा जो जेस्चरिंग है वो उन्होंने शुरू कर दी। और कुछ इधर कुछ दिनों में काफी दलित लीडर्स भी उन्होंने इनवाइट किया, अम्बेडकराइट्स को उन्होंने पार्टी में ला करके खड़ा किया। तो उनकी कोशिश है कि प्लेटफॉर्म को वाइडन किया जाए, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है कि उनको बहुत ज्यादा इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा कोई सक्सेस नजर आएगी। अभी भी बाय एंड लार्ज जो कोशिश सबसे ज्यादा हो रही है दलित वोटों को लेकर के और जाटो वोटों, उसमें जाटो कंपोनेंट को लेकर के, वो मायावती के यहाँ तो है ही है, उनका तो वो वोट बैंक उसको समझती है। बीजेपी में इसको लेकर के बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है कि किस तरीके से, जैसे कि उन्होंने 2014 से 17 और 19 में नॉन जाटो वोटों को अपनी तरफ किया, अब की कोशिश ये हो कि जाटो वोट भी हमारे साथ में जुड़ जाएं। अब उसमें जो कंफ्यूजन है, जो मायावती के इनएक्टिविटी से, इनएक्शन से जो कंफ्यूजन जाटो वोट में, जो उनके अपने कम्युनिटी के वोट हैं उनमें जो क्रिएट हुआ है, उसका फायदा बीजेपी भी उठाने की कोशिश कर रही है और अखिलेश भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश को इसका फायदा बहुत ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है यहाँ लखनऊ से बैठ करके कि जाटो और जाट, इनकी बहुत ज्यादा एफिनिटी वेस्ट यूपी में नजर नहीं आती है। अगर ये क्लोज होते तो ये प्लेटफॉर्म जो अखिलेश का जो वहां पर कॉम्बिनेशन है, जो अलायंस है, उसमें सक्सेसफुल हो सकते थे, अखिलेश कुछ डेंट लगा सकते थे। लेकिन जो कि जाटोस जो हैं, और ये चीज 2017 के 2019 के इलेक्शन में भी सामने निकल करके आई थी, जब अखिलेश और जयंत चौधरी और मायावती ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में अलायंस किया था। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि जाटों ने अपनी नाराजगी मायावती से अलायंस करने पर जाहिर की थी, वेस्ट यूपी के जाटों ने। और उसका मायावती को तो फायदा हो गया था उस अलायंस का, उन्हें कुछ सीटें वेस्ट यूपी से मिल गई थी, लेकिन बाकी इन लोगों को कोई फायदा नहीं हो पाया था। तो जो फायदा अगर होने वाला है, कोई मायावती का वोट बैंक जो है, अगर जाटो टूटता है तो वो मेरे हिसाब से वो जाटो टूट करके बीजेपी की तरफ जाना ज्यादा पसंद करेगा बनिस्बत अखिलेश की तरफ, या अखिलेश के जरिए खड़ा किए गए वेस्ट यूपी में अलायंस की तरफ। सौरभ, एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहूंगा। सौरभ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है यादव और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के वोट का और मायावती के वोट का। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीरियड में जो सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशरीज हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो यादव थे। मेहनती कौम थी। और आज की तरह एक समय ऐसा आया था जब सबसे ज्यादा फार्म इंप्लीमेंट्स जिसे कहते हैं, ट्रैक्टर, ये सब चीजें, वो यादवों में उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती थी। और उसकी बुनियाद पड़ी कि जो एग्रेसिव मंडल पॉलिटिक्स 1989 के बाद से पैदा हुई, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता खड़े हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि बीएसपी की भी एस्पिरेशंस जो थी, काशीराम जैसे बहुत ही केपेबल नेताओं ने दलित पॉलिटिक्स को एक लेवल तक लाए, और एक दोनों का जो मार्जिनलाइज सेक्शंस माने जाते थे, उनका एक कोalition हुआ। लेकिन उसके बाद हुए जो उसके बाद के इंसिडेंट हुए 95 सन 1995 से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा की लड़ाई हुई, और दोनों ने अपने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन की एक जगह देखी कि उत्तर प्रदेश में बन सकती है, उसमें उनके टॉप के नेताओं के बीच में इतना ज्यादा फ्रिक्शन हुआ कि जब भी जो दूसरा सत्ता में आया तो उसने उसके वोट बैंक को टारगेट किया। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने काफी समय लखनऊ में जब मैं पोस्टेड था तो एक बात देखी थी, तो मैं इन आंकड़ों में जाता था कि मायावती का जब भी टर्म आया, और मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, उसमें जब भी दलित एट्रोसिटीज के मामले जो केसेस हुआ करते थे, उसमें केसेस की रजिस्ट्री लगातार बढ़ोतरी हुई। और उन लगातार बढ़ोतरी में जो नंबर ऑफ केसेस होते थे, वो सपा कार्यकर्ता या यादव जो थे वो ज्यादा नामजद हुआ करते थे। तो नीचे ग्रासरूट तक काडर के अंदर जो है, इन चीजों को लेकर के आपस के अंदर इतनी रंजिशें बन गई कि ये कहा जाने लगा कि जो मायावती का वोट बैंक है, वो अखिलेश के वोट बैंक के साथ कभी जेल नहीं कर पाएगा। और यही क्राइसिस थी कि जब पिछली बार ये अलायंस हुआ, तो अगेन जिस तरह आरएलडी और सपा को मुश्किल आ रही है कि दिल नेताओं के मिल सकते हैं, लेकिन क्या जमीन पे वो ग्राउंडेड अलायंसेस बन पाते हैं कि वोट की ट्रांसफरेबिलिटी हो जाए, लोग अपनी पुरानी
सारी चीजें भूल जाएं, वो एक क्राइसिस जो आती है, वही क्राइसिस है कि जाटव जो है वो अभी भी समाजवादी पार्टी को लेके बहुत सशंकित है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अभी कितना फायदा मिलेगा लोगों को, लेकिन मायावती अगर इस चुनाव में बेहतर नहीं कर पाती हैं, कैंपेन करके वो एंगेज नहीं करती हैं वोटर्स को, तो एक जाटव वोट जो है वो यूपी में खोलने वाला है। हिमांशु, यू वांट टू ऐड समथिंग? सौरभ जी, मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस चुनाव से कुछ दिन पहले मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये कहा था कि मायावती का जो वोट बैंक है वो 20% है जो इंटेक्ट रहता है उसके साथ। अगर वो डिक्लाइन हो रहा है और ऐसे में अगर वो जितना डिक्लाइन होगा उसका फायदा अखिलेश यादव उठा सकते हैं। राहुल जी ने भी एक चीज बोली कि गैर यादव ओबीसीज की जो जातियां हैं उनके ऊपर कभी समाजवादी पार्टी ने फोकस नहीं किया। मैंने पहली बार, ये बात सच है, इस चुनाव के अंदर देखा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पुरकाजी एक सीट है मुजफ्फरनगर की लगी हुई जी, उसमें अनिल कुमार करके एक कैंडिडेट है, आरएलडी से उतारे गए, समाजवादी पार्टी में आए थे, बीएसपी छोड़ के 2 बार विधायक रहे। वो जो है जाटव समाज से आते। वो व्यक्ति पहली बार अखिलेश को लगा कि ये जीत सकता है तो उसको टिकट देनी चाहिए। उनकी जगह पर उनकी पार्टी में विरोध भी था, तो उन्होंने अपनी पार्टी के विरोधियों को ये समझा कर कहा कि देखो ये चुनाव जीत सकता है, सरकार बनानी जरूरी है हमको। दूसरा, खतौली में जो विक्रम सैनी की बात कर रहे हैं राहुल जी, उनके सामने एक राजपाल सैनी करके कैंडिडेट हैं, वो भी बीएसपी से आए हैं, 2 बार विधायक रहे, 1 बार वहां मंत्री रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। पहली बार अखिलेश ने ये जो कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की जो जीत सकता है, गैर यादव ओबीसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जाटव कैंडिडेट हायर किए गए लठेत को टिकट देना ज्यादा अच्छा समझा है कि अगर बीजेपी को डिफीट करना है तो हमको इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो बीजेपी के लिए ये एक खतरे की घंटी है और इसी खतरे की घंटी को भांपते हुए उस बीजेपी के नेता ने साफ साफ कहा था कि यदि जो है बीएसपी घटकर 20% से जितना घटेगी उसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और यही कारण है कि आज अगर बीजेपी ने अपना सॉन्ग रिलीज किया है, चुनावी गाना रिलीज किया है, तो उसमें बेबी रानी मौर्य दिख रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसा कास्ट लीडर खड़ा किया जाए जो वोट इस चुनाव में ना हो लेकिन आगे आने वाले भविष्य में जो चुनाव हो उनमें मायावती के वोट में सेंध लगा सके। ये कोशिश बीजेपी ने की है। आज शायद मुझे लगता है अखिलेश यादव को ये बात समझ आ गई है कि गैर यादव जातियों के जो बड़े नेता छोड़कर गए थे 2007 के बाद समाजवादी पार्टी को, वो अगर आज होते, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो या और अन्य नेता जो अलग अलग जगहों में जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, उसका फायदा अखिलेश को आज लग रहा है। शायद वो अभी इस सारी चीजों को नहीं कर पाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेने के बाद, या दारा सिंह चौहान या धर्म सिंह सैनी, इनके बाद क्या होगा वो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बार अखिलेश ने बहुत अच्छा गैर यादव जातियों के अंदर जो वो उन्होंने टिकट्स देने की कोशिश की। और बड़ी चीज मुझे समाजवादी पार्टी के सिंबल्स पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम कैंडिडेट उन्होंने उतारे। अपने कैंडिडेट भी जो हैं वो उन्होंने आरएलडी के सिंबल पे ही उतारे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो जाटों की नाराजगी है वो थोड़ी सी कम हो सके, उसका फायदा मिले। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि स्ट्रेटेजी अच्छी है जिससे बीजेपी को कई तरीके के काउंटर करने पड़ रहे हैं और उनको अपनी स्ट्रेटेजी अंतिम समय पे चेंज भी करने पड़ रही है। मैं हर बार इस तरह की बातचीत पूरी होने के बाद अपने लिए एक नोट लिखता हूं जो मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए, लल्लन टॉप के मेरे सहकर्मियों के लिए होता है। बिना चीखे चिल्लाए, बिना इंटरप्ट किए हुए भी बहुत सारे विद्वान लोगों से, फील्ड पर विचरने वाले, चीजों को ऑब्जर्व करने वाले, ज्ञान मिल सकता है, लिया जा सकता है, बशर्ते आप धैर्य के साथ बैठ के सुनना चाहें। आप तीनों लोगों ने इतनी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद।